नियमित सुव्यवस्थित योजना, इच्छा को कर्म में साकार करना, दौलतमंद बनने की ओर छठवां कदम। आपने सीखा है कि इंसान जो भी क्रिएट करता है या हासिल करता है वो इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें यात्रा के पहले दौर में ले जाती है, एब्स्ट्रैक्ट से एक्चुअल रियलिटी की ओर ले जाती है, कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहां इस रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती हैं और व्यवस्थित की जाती हैं। चैप्टर 2 में आपको 6 निश्चित व्यावहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आप धन की इच्छा को इसके फिजिकल फॉर्म में रूपांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इनमें से एक कदम है निश्चित और व्यावहारिक योजनाएं बनाना, जिनके द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अब आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आप किस तरह व्यावहारिक योजनाएं बना सकते हैं। पहला, धन कमाने की आपकी योजना के बनने और पूरे होने में आपको जितने लोगों के समूह की आवश्यकता हो उतने लोगों से जुड़ें। बाद के चैप्टर्स में बताए गए तरीके से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करें। इस इंस्ट्रक्शन का पालन करना जरूरी है, इसे नजरअंदाज ना करें। दूसरा, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने से पहले यह फैसला करें कि आप अपने ग्रुप के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या लाभ दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मुआवजे के बिना इंडेफिनिट पीरियड तक काम नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति रिक्वायर्ड मुआवजे के बिना दूसरे व्यक्ति से काम करने का आग्रह या आशा नहीं करेगा, हालांकि हो सकता है कि यह हमेशा धन के रूप में ना हो। तीसरा, सप्ताह में कम से कम 2 बार और जितना अधिक संभव हो अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्यों से मिलें, जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजनाएं पूरी तरह से न बना लें। चौथा, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन का पूरी तरह से पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहां पर सफल नहीं हो सकता जहां पर पूरा तालमेल न हो। इन फैक्ट्स को अपने दिमाग में रखें। पहला, आप अपने लिए एक महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास बिना गलती वाली योजनाएं होनी चाहिए। दूसरा, आपको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, नेचुरल कंपैटिबिलिटी और कल्पना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। आपको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, नेचुरल कैपेबिलिटीज और कल्पना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। ये उन तरीकों से मेल खाता है जिनका पालन करके हर दौलतमंद आदमी ने दौलत कमाई है। दूसरे लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति में इतना अनुभव, शिक्षा, जन्मजात योग्यता और ज्ञान नहीं होता कि ढेर सारी दौलत का कलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। दौलत कमाने के अपने प्रयास में आप जिस भी योजना को अमल में लाएं, वो योजना आपके और आपके मास्टरमाइंड ग्रुप के हर सदस्य की जॉइंट रचना होनी चाहिए। आप अपने मन से निकली योजनाओं को पार्शियल तौर पर या फिर पूरी तौर पर बना सकते हैं, पर यह जरूरी है कि इन योजनाओं को आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों द्वारा जांचा और स्वीकार किया जाए। अगर आपके द्वारा बनाई गई पहली योजना सफलतापूर्वक काम न करे तो इसके स्थान पर एक नई योजना ले आएं। अगर ये नई योजना भी काम न करे तो इसके बदले में एक और नई योजना लाएं तथा इसी तरह से करते रहें जब तक कि आपको ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करे। इसी पॉइंट पर ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजनाएं बनाने की कमी होती है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यावहारिक और अमल में लाने योग्य न हों। इस फैक्ट को अपने मन में रखें और जब तक आपकी योजनाएं असफल हों तब तक ये भी याद रखें कि टेम्पररी हार सिर्फ एक डिले है। इसका ये अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे वो दमदार या फिर बिना गलती वाली नहीं थी। दूसरी योजना बनाएं, एक बार फिर से शुरू करें।
थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे इससे पहले कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर पाते। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एडिसन को सफलता मिलने से पहले 10 बार टेम्पररी फेलियर का सामना करना पड़ा। टेम्पररी हार का एक ही अर्थ होना चाहिए और वो ये कि आपकी योजना में किसी खास किस्म के ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दुख भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती जिसके द्वारा धन कमाया जा सके। आपकी योजना जितनी दमदार होगी, आपकी अचीवमेंट उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वो मैदान न छोड़ दे, यानी जब तक कि वो हिम्मत न हार जाए। जेम्स जे हिल ने जब पहली बार पूर्व से पश्चिम तक रेल रोड बनाने के लिए आवश्यक पूंजी उगाहने का प्रयास किया तो उन्हें टेम्पररी फेलियर का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने नई योजनाओं के द्वारा अपनी पराजय को विजय में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी टेम्पररी फेलियर का सामना करना पड़ा और ऐसा न सिर्फ उनके ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में हुआ बल्कि तब भी हुआ जब वो अपने करियर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उन्होंने नई योजनाएं बनाई और आर्थिक जीत की ओर एक लंबी छलांग लगा दी। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया है, परंतु हम अक्सर उनकी विजय ही देख पाते हैं। हम उनके टेम्पररी फेलियर्स को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें पार करके ही वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस फिलॉसफी का कोई भी फॉलोअर यह आशा नहीं करेगा कि उसे टेम्पररी फेलियर्स के अनुभव के बिना ढेर सारी दौलत मिल जाए। पराजय को इस बात का संकेत माने कि आपकी योजनाएं दमदार नहीं हैं। फिर आप इन योजनाओं को दोबारा बना लें और अपने प्रिय लक्ष्य की दिशा में एक बार फिर चल दें। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप भगोड़े हैं। भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी नहीं भागते। इस वाक्य को गांठ बांध लें और बड़े अक्षरों में कागज पर लिख लें और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर आप इसे हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद देख सकें। जब आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्यों को चुनना शुरू करें तो उन लोगों को चुनने का प्रयास करें जो पराजय को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग बेवकूफी में यह विश्वास करते हैं कि केवल पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। यह सच नहीं है। प्रबल इच्छा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा पैसा बनाया जाता है और आप इस प्रबल इच्छा को अभी बताए गए प्रिंसिपल्स की मदद से आर्थिक रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। धन अपने आप में कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह न चल सकता है, न सोच सकता है, न बोल सकता है, परंतु ये सुन सकता है और जब कोई आदमी इसकी प्रबल इच्छा करता है तो ये उसके इनविटेशन पर दौड़ा चला आता है। सेल्स सेवाओं की बिक्री की योजना। बचे हुए चैप्टर में मार्केटिंग सेवाओं के साधन और रास्तों पर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहां पर जो भी जानकारी दी जाएगी वो व्यावहारिक होगी जिससे बाजार में कोई सेवा देने के लिए हर व्यक्ति को मदद कर सके। खासकर उन लोगों के लिए ये अमृत की तरह होगी जिन्हें अपनी जिंदगी एक नेता के रूप में गुजारनी है। अमीर बनने की दिशा में किए गए किसी भी काम की सफलता के लिए इंटेलिजेंटली योजना बनाना जरूरी है। यहां पर आपको ऐसे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जिनके द्वारा आप व्यक्तिगत सेवाओं को बेचकर अमीर बनना शुरू कर सकते हैं। ये जानना एक्साइटिंग है कि जितने भी लोगों ने बहुत अधिक धन कमाया है उनकी शुरुआत व्यक्तिगत सेवाओं के मुआवजे के रूप में या विचारों की बिक्री से हुई थी। जिसके पास जायदाद न हो वो अमीर बनने के लिए विचार और व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा और क्या दे सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों को लीडर्स के रूप में जाना जाता है और दूसरी तरह के लोगों को फॉलोवर्स के रूप में। शुरुआत में ही ये निर्णय कर लें कि आप क्या अपने चुने हुए व्यवसाय या क्षेत्र का लीडर बनना चाहते हैं या सिर्फ अनुयायी यानी कि फॉलोवर ही बने रहना चाहते हैं। बदले में जो मिलता है उसमें बड़ा भारी अंतर है। लॉजिकल दृष्टि से कोई भी फॉलोवर उस मुआवजे की उम्मीद नहीं कर सकता जो लीडर को मिल सकता है।
हालांकि कई फॉलोअर्स उतने ही धन की आशा करने की गलती करते हैं। फॉलोअर होने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर फॉलोअर बने रहना भी कोई तारीफ की बात नहीं है। ज्यादातर महान लीडर्स ने फॉलोअर के रूप में शुरुआत की थी। वो महान लीडर्स इसीलिए बने क्योंकि वो समझदार फॉलोअर्स थे। जो आदमी समझदारी से किसी लीडर का पीछा नहीं कर सकता, उसे फॉलो नहीं कर सकता, वो कभी सफल लीडर नहीं बन सकता। इसके एक्सेप्शंस बहुत कम होते हैं। वो आदमी जो किसी लीडर का सफलतापूर्वक पीछा कर सकता है, उसे फॉलो कर सकता है, आमतौर पर वही अत्यंत तीव्र गति से लीडर बनने की दिशा में खुद को विकसित कर रहा होता है। बुद्धिमान फॉलोअर को कई लाभ होते हैं और उनमें से एक लाभ है अपने लीडर से ज्ञान हासिल करने का अवसर। लीडरशिप के प्रमुख गुण। लीडरशिप के महत्वपूर्ण गुण इस तरह से हैं। पहला, स्थिर साहस। यह साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी फॉलोअर नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस की कमी हो। कोई भी बुद्धिमान फॉलोअर ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल पाता। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल। वो व्यक्ति जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो दूसरों को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकता। परस्यूएंस के सामने आत्मनियंत्रण या फिर सेल्फ कंट्रोल एक शक्तिशाली मिसाल बन जाता है, जिसे एक फॉलोअर सीख लेता है जो अधिक बुद्धिमान होता है। तीसरा, न्यायपूर्ण व्यवहार। न्यायपूर्ण व्यवहार के बिना कोई भी लीडर अपने फॉलोअर्स का सम्मान न तो हासिल कर सकता है और न ही उसे लंबे समय तक बांधे रख सकता है। चौथा, फैसले की सर्टिनिटी। जो आदमी ढुलमुल निर्णय लेता है, वो बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है और ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवां, योजनाओं की सर्टिनिटी। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। जो लीडर व्यावहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करता है, वो उस जहाज की तरह होता है जिसमें रडार न हो। देर सवेर वो चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। छठा, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। लीडरशिप की सजाओं में से एक ये है कि लीडर अपने फॉलोअर से जीतने की आशा रखता है। उसे अपनी इच्छा से देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सातवां, सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेतरतीब या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। फॉलोअर्स ऐसे लीडर का सम्मान नहीं करेंगे जिसे सुखद व्यक्तित्व के सभी तत्वों में अच्छे अंक न मिलें। आठवां, सिंपैथी और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए। यही नहीं, उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। नवां, डिस्क्रिप्शन स्किल्स। सफल लीडरशिप के लिए यह भी जरूरी है कि वो लीडर की स्थिति के डिस्क्रिप्शन में माहिर हो। 10वां, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वो लीडर नहीं बना रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है तो लीडर को यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। 11वां, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए और अपने फॉलोअर्स को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लीडरशिप के लिए शक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए सहयोग की। लीडरशिप के दो रूप हैं। पहला और अधिक प्रभावी रूप है समर्थकों और फॉलोअर्स की सहमति और सिंपैथी के साथ। दूसरा है शक्ति के साथ, जिसमें समर्थकों की सहमति या सिंपैथी ना हो। इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जो बताते हैं कि शक्ति के साथ हासिल की गई लीडरशिप अधिक देर तक नहीं टिक सकती। तानाशाहों और राजाओं के पतन और गुमनामी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि लोग थोपी हुई नेतागिरी को
लंबे समय तक झेल नहीं पाते और उनका अनुसरण नहीं कर पाते। नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर शक्ति के द्वारा हासिल की गई लीडरशिप के एग्जाम्पल्स थे। उनकी नेतागिरी खत्म हो गई। समर्थकों की सहमति द्वारा नेतागिरी ही लीडरशिप का वो इकलौता रूप है जो लंबे समय तक बने रहते हैं। लोग शक्ति के आधार पर थोपी हुई लीडरशिप का शॉर्ट टर्म तक अनुसरण करते हैं, परंतु वो ऐसा इच्छा से या मर्जी से नहीं करते। लीडरशिप की नई ब्रांड में कुछ अन्य तत्वों के अलावा लीडरशिप के वो 11 तत्व शामिल होंगे जिनका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। जो व्यक्ति इन्हें अपनी लीडरशिप का आधार बनाता है उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर बनने के कई अवसर मिलेंगे। लीडरशिप में असफल होने के 10 प्रमुख कारण। अब हम लीडर्स की प्रमुख गलतियों को बताते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेता असफल क्यों होते हैं। ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लीडर क्या ना करे जितना कि ये जानना कि लीडर क्या करे। पहला, डिस्क्रिप्शन, व्यवस्थित करने की अयोग्यता। प्रभावी लीडरशिप के लिए आवश्यक है कि आप में डिटेल्स को व्यवस्थित करने और उनमें एक्सपर्ट होने की योग्यता हो। कोई भी वास्तविक लीडर भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसके पास वो काम करने का समय ना हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। जब कोई आदमी, चाहे वो लीडर हो या फिर फॉलोअर, ये कहता है कि वो अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में इसीलिए असमर्थ है क्योंकि वो बहुत ही अधिक व्यस्त है, तो वो अपनी इनकेपेबिलिटी को सिद्ध कर रहा है। सफल लीडर अपनी स्थिति से संबंधित सारी डिटेल्स में एक्सपर्ट होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उसे ये आदत डाल लेनी चाहिए कि वो डिटेल्स को अपने योग्य सेनापतियों के हवाले कर दे। दूसरा, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर्स ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वो दूसरों से करने के लिए कहते हैं। तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा। एक ऐसी सच्चाई है जिसका सभी योग्य लीडर पालन और सम्मान करते हैं। तीसरा, अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करने के बजाय उस ज्ञान के प्रयोग के लिए भुगतान की आशा करना। दुनिया लोगों को कभी उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती। आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करते हैं, भुगतान इसी के लिए किया जाता है। चौथा, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर। वो लीडर जिसे इस बात का डर हो कि उसका कोई समर्थक उसके पद को हथिया लेगा, देर सवेर यह सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसा ही हो। योग्य लीडर अपने अंडर काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षित करता है ताकि वो अपनी स्थिति के डिटेल्स उन्हें सौंप सके। केवल इसी तरह लीडर अपने आप को कई गुना कर सकता है और अपने आप को कई स्थानों पर एक साथ रख सकता है और एक ही समय में कई चीजों पर ध्यान रख सकता है। ये एक सदा रहने वाला सत्य है कि लोगों को अपने प्रयासों से जितनी कमाई हो सकती है उससे अधिक कमाई उन्हें इस बात से होती है कि उनमें दूसरों से प्रदर्शन करवाने के जादू से एक प्रभावी लीडर दूसरों की कार्यक्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और उन्हें अधिक तथा बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित कर सकता है जो उसकी सहायता के बिना वो लोग नहीं दे पाते। पांचवां, कल्पनाशीलता या फिर इमेजिनेशन का अभाव। कल्पनाशीलता के बिना लीडर आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहता है और ऐसी योजनाएं नहीं बना पाता जिनके द्वारा वो अपने समर्थकों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सके। छठा, स्वार्थ। उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। वास्तविक महान लीडर कभी श्रेय लेने का दावा पेश नहीं करता। वो सारा सम्मान और श्रेय अपने समर्थकों के पास जाने देता है क्योंकि वो जानता है कि अधिकांश लोग प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए अधिक कठोर श्रम करेंगे, जबकि केवल धन के लिए वो इतना कठोर श्रम नहीं करेंगे। सातवां, असंयम। फॉलोवर असंयमी नेता का सम्मान नहीं करते। यही नहीं, असंयम किसी भी रूप में
उस आदमी की सहन शक्ति और तेजस्विता को नष्ट कर देता है जो असंयमी होता है। 8वां, दृढ़ निश्चय का अभाव। शायद इसे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए था। वो लीडर जो अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों, अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स और अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होता, वो लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। निष्ठाहीनता किसी भी आदमी को बहुत नीचे ले जाती है। वो जमीन की धूल से भी नीचे हो जाता है और उसे अपमान झेलना पड़ता है जिसके वो हर तरह से योग्य है। निष्ठा का अभाव जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। 9वां, लीडरशिप की शक्ति पर जोर। प्रभावी लीडर प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व करता है और अपने समर्थकों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता है। जो लीडर अपने समर्थकों को अपनी सत्ता या शक्ति का डर दिखाकर प्रभावित करता है, वो शक्ति द्वारा लीडरशिप वाली श्रेणी में आता है। अगर कोई नेता सच्चा लीडर होता है तो उसे अपने व्यवहार, अपनी सहानुभूति, समझ, न्यायप्रियता और कार्यकुशलता के अलावा किसी दूसरे तरीके से इस फैक्ट का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वां, ओहदे पर जोर। योग्य लीडर को अपने समर्थकों का सम्मान हासिल करने के लिए किसी ओहदे या पदवी की जरूरत नहीं होती। वो आदमी जो ओहदे को महत्व देता है, दरअसल उसके पास आमतौर पर महत्व देने के लिए और कुछ नहीं होता। वास्तविक लीडर के ऑफिस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं जो अंदर प्रवेश करना चाहते हैं और उसके काम करने का स्थान औपचारिकता और दिखावे से मुक्त होता है। यह लीडरशिप की असफलता का सबसे आम कारण है। इनमें से कोई भी गलती आपको असफल कराने के लिए काफी है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप ये गलतियां ना करें, तो इस लिस्ट को सावधानी पूर्वक स्टडी करें। कुछ उपजाऊ क्षेत्र जिनमें नई लीडरशिप की जरूरत होगी। इस चैप्टर को खत्म करने से पहले आपका ध्यान उन कुछ उपजाऊ क्षेत्रों की तरफ आकर्षित किया जाएगा जिनमें लीडरशिप का पतन हो रहा है और जिनमें नए तरह के नेताओं को प्रचुर अवसर मिल सकते हैं। पहला, राजनीति के क्षेत्र में नए नेता की काफी मांग है। एक ऐसी मांग जो आपातकालीन स्थिति से किसी प्रकार कम नहीं है। दूसरा, बैंकिंग बिजनेस भी सुधार के दौर से गुजर रहा है। तीसरा, उद्योग धंधों में नए लीडर्स की जरूरत है। इस क्षेत्र में भावी नेता को स्वयं को एक अर्ध सार्वजनिक अधिकारी मान लेना चाहिए जिसका यह कर्तव्य है कि वो अपने ट्रस्ट को इस तरह से मैनेज करे कि वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए परेशानी पैदा ना करे। चौथा, भविष्य में धार्मिक लीडर वर्तमान की आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाते हुए अपने फॉलोअर्स की फिजिकल आवश्यकताओं की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए विवश हो जाएगा। उसे मृत, अतीत और अजन्मे भविष्य की तरफ कम ध्यान देना होगा। पांचवां, वकालत, डॉक्टरी और शिक्षा के व्यवसायों में नए किस्म की लीडरशिप और कुछ हद तक नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। ये शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर सही है। इस क्षेत्र में भविष्य में लीडर को लोगों को शिक्षित करने के इस नए तरह के तरीके खोजने होंगे कि वो स्कूल या कॉलेज में प्राप्त ज्ञान का जीवन में किस तरह से उपयोग करें। उसे सिद्धांतों पर कम और व्यावहारिक उपयोगिता पर अधिक ध्यान देना होगा। छठवां, जर्नलिज्म के क्षेत्र में नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। ये उन क्षेत्रों में थोड़े से क्षेत्र हैं जहां नए लीडर्स या नई किस्म की लीडरशिप की आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसका अर्थ यह है कि इंसान की आदतों को भी इसी परिवर्तन के अनुरूप बदलना होगा। यहां पर जो साधन बताए जा रहे हैं वो अन्य किसी भी साधन की तुलना में इंसान की प्रगति को अधिक निर्धारित करेंगे। किसी पद के लिए कब और कैसे अप्लाई करें, यहां पर जो बताया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, वो कई वर्षों के अनुभव का रस है। इसने सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेचने में हजारों लोगों की मदद की है। अनुभव ये सिद्ध करता है कि
आगे बताए गए तरीके सबसे सीधे और प्रभावी तरीके हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं के खरीदार और विक्रेता दोनों को जोड़ते हैं। पहला, रोजगार ब्यूरो। सावधानी से किसी प्रतिष्ठित ब्यूरो का चुनाव करना चाहिए जिसकी उपलब्धि के संतोषजनक परिणाम हों और जिसने पर्याप्त लोगों को अच्छी नौकरियां दिलवाई हों। ऐसे ब्यूरो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। दूसरा, अखबार, बिजनेस जर्नल्स, मैगजीन्स में विज्ञापन। आमतौर पर क्लासिफाइड विज्ञापन उन मामलों में संतोषजनक परिणाम देते हैं जहां क्लर्क या तनख्वाह वाले आम पदों के लिए अप्लाई किया जाता है। उन लोगों के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आवश्यक है जो एग्जीक्यूटिव पद चाहते हैं। यह विज्ञापन अखबार के ऐसे खंड में छापना चाहिए जहां नियोक्ता का ध्यान इसकी तरफ एकदम चला जाए। यह विज्ञापन किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से पर्याप्त बेचने वाले गुणों का समावेश किया जाए ताकि सकारात्मक जवाब प्राप्त हो सके। तीसरा, एप्लीकेशन के व्यक्तिगत पत्र जो सीधे उन फर्म्स या व्यक्तियों को लिखे जाएं जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यकता हो। इन पत्रों को अच्छी तरह से साफ टाइप करवाया जाए और इन पर हाथ से सिग्नेचर किया जाए। पत्र के साथ वाले एप्लीकेंट की योग्यता का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। एप्लीकेशन और अनुभव या योग्यता का ब्यौरा दोनों ही किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। चौथा, व्यक्तिगत परिचितों के द्वारा आवेदन। जहां तक संभव हो एप्लीकेंट को किसी साझा परिचित के माध्यम से संभावित नियोक्ताओं या फिर एम्प्लॉयर के पास एप्लीकेशन भेजना चाहिए। इस तरीके से उन लोगों को खास लाभ होता है जो एग्जीक्यूटिव कनेक्शन चाहते हैं और अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहते हैं। पांचवां, स्वयं आवेदन देना। कई मामलों में यह अधिक प्रभावी होता है कि एप्लीकेंट खुद ही संभावित नियोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं दे। जिस स्थिति में उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए क्योंकि संभावित नियोक्ता अक्सर संभावित कर्मचारियों के रिकॉर्ड के बारे में आने वाले सहयोगियों से चर्चा करना पसंद करते हैं। लिखित ब्रीफ में क्या जानकारी दी जाए। ब्रीफ उतनी ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए जितनी सावधानी से वकील कोर्ट में चल रहे अपने केस का ब्रीफ तैयार करता है। जब तक कि एप्लीकेंट को इस तरह के ब्रीफ तैयार करने का अनुभव न हो, विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और इस हेतु उसकी सेवाएं ली जानी चाहिए। सफल व्यवसायी ऐसे लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो अपने माल की विशेषताओं और खासियत के विज्ञापन करने की कला और साइकोलॉजी को समझते हैं। जिसे अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचनी हो उसे भी यही करना चाहिए। ब्रीफ में ये जानकारियां होनी चाहिए। पहला, शिक्षा। ब्रीफ में परंतु स्पष्ट रूप से लिखें कि आपकी शिक्षा कहां तक है, आपने कॉलेज में किन विषयों में एक्सपर्टीज हासिल की है और उस एक्सपर्टीज के पीछे के कारण भी बताएं। दूसरा, अनुभव। अगर आपको उस तरह की नौकरी का कोई एक्सपीरियंस है जिसके लिए आपने आवेदन किया है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो फिर पूरी तरह से उसका उल्लेख करें और अपने पूर्व नियोक्ताओं के नाम और पते भी लिखें। यह निश्चित रूप से लिखें कि आपको उस पद पर किस तरह के काम का विशेष अनुभव है जिस वजह से आप उस पद के लिए अधिक उपयुक्त हैं जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तीसरा, संदर्भ। लगभग हर बिजनेस फर्म उन संभावित कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहती है जो जिम्मेदारी के पद के लिए आवेदन करते हैं। अपने ब्रीफ के साथ इन लोगों के पन्नों की छाया प्रतियां लगा दें। ए, पूर्व नियोक्ता। बी, वो शिक्षक जिनसे आपने पढ़ा है। सी, प्रसिद्ध लोग जिनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। चौथा, किसी निश्चित पद के लिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करते समय यह उल्लेख करना न भूलें कि आप उस पद के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। किसी भी पद के लिए अप्लाई न करें। इससे यह समझा जाएगा कि आप में
विशेषज्ञ की योग्यता का अभाव है। 5वां, जिस पद के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके लिए अपनी योग्यताओं का वर्णन करें। पूरा ब्यौरा दें कि आपको यह विश्वास है कि आप उस पद के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। यह आपके एप्लीकेशन का सबसे महत्वपूर्ण विवरण है। किसी भी अन्य जानकारी की तुलना में यह जानकारी निर्धारित करेगी कि आपको चुना जाएगा या नहीं। 6, प्रोबेशन पर काम करने का प्रस्ताव रखें। यह क्रांतिकारी सुझाव लग सकता है, परंतु अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि इससे कम से कम एक मौका अवश्य मिलता है। अगर आपको अपनी योग्यताओं पर विश्वास है तो आपको सिर्फ एक मौके की ही तो जरूरत है। साथ ही इस तरह के प्रस्ताव से यह पता चलता है कि आपको उस पद पर काम करने की अपनी योग्यता पर विश्वास है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इससे नियोक्ता सबसे अधिक आश्वस्त होता है। इस फैक्ट को क्लियर करें कि आपका प्रस्ताव इन बातों पर आधारित है। ए, आपको उस पद के लिए अपनी योग्यता पर विश्वास है। बी, आपको अपने संभावित नियोक्ता के फैसले पर भी विश्वास है कि वो आपको प्रोबेशन का अवसर देने के बाद अपॉइंटमेंट देगा। 7वां, अपने संभावित नियोक्ता के बिजनेस का ज्ञान। किसी भी नौकरी के लिए एप्लीकेशन देते समय उस बिजनेस के बारे में पर्याप्त रिसर्च कर लें और उस बिजनेस की पर्याप्त जानकारी हासिल कर लें। अपने ब्रीफ में यह संकेत करें कि आपने उस क्षेत्र में क्या ज्ञान हासिल किया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आप में इमेजिनेशन है और उस पद को हासिल करने में आपकी सच्ची रुचि है। एक बार आपने अपना ब्रीफ तैयार कर लिया तो फिर इसे एक अच्छे कागज पर प्रिंट करा लें। एक बार ध्यान से ग्रामर देख लें, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लें। इन सुझावों का अपनी बुद्धि द्वारा आपको जहां कहीं भी उपयोगी लगे इनका इस्तेमाल करें, इनको फॉलो करें। सफल सेल्समैन अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं। वो जानते हैं कि पहली छाप अमिट होती है। आपका ब्रीफ आपका सेल्समैन है। इसे अच्छा सा सूट पहनाएं ताकि ये दूसरों से अलग दिख सके, ताकि आपका संभावित नियोक्ता कहे कि उसने आज तक इस तरह का ब्रीफ नहीं देखा जो किसी पद के लिए एप्लीकेशन के साथ आया है। अगर आप जिस पद के लिए प्रयास कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है तो उसके लिए सावधानी से तैयारी करना भी महत्वपूर्ण है। इससे भी बड़ी बात यह कि अगर आप अपने नियोक्ता को खुद को इस तरीके से बेचते हैं कि वो आपसे प्रभावित हो जाता है तो आपको शायद शुरुआत में ही उससे अधिक मिलने लगे जिसकी आपने उम्मीद की है। अगर आप एडवर्टीजमेंट एजेंसी या फिर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के माध्यम से रोजगार ढूंढ रहे हैं तो अपने एजेंट से अपने ब्रीफ की कॉपीज इस्तेमाल करने को कहें ताकि आपकी सेवाओं की बेहतर मार्केटिंग हो सके। इससे एजेंट और संभावित नियोक्ता दोनों ही आपको इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। वही पद कैसे पाएं जो आप चाहते हैं? हर आदमी उस तरह का काम करना पसंद करता है जिसके लिए वो सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चित्रकार रंगों से काम करना पसंद करता है, कलाकार हाथों से काम करना पसंद करता है और लेखक लिखना पसंद करता है। जिनके पास काम के स्पष्ट गुण होते हैं वो बिजनेस और उद्योग के निश्चित क्षेत्रों को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर अमेरिका में कोई बहुत बढ़िया चीज है तो वो ये है कि यहां पर व्यवसायों, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और प्रोफेशंस की पूरी चेन मौजूद है। पहला, ये तय कर लें कि आप किस तरह की नौकरी करना चाहते हैं। अगर वो नौकरी या पद अस्तित्व में नहीं है तो शायद आप उसे अस्तित्व में ला सकते हैं। दूसरा, उस कंपनी या आदमी को चुन लें जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। तीसरा, अपने संभावित नियोक्ता का और साथ ही उस कंपनी की पॉलिसीज, स्टाफ और प्रगति के अवसरों की ही स्टडी करें। चौथा, स्वयं के गुणों और स्किल्स का विश्लेषण करें और यह जानें कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं। उन लाभों, सेवाओं, विकास, विचारों को देने के तरीके खोजें जिनके बारे में आपको विश्वास है कि आप उन्हें सफलतापूर्वक दे सकते हैं। पांचवां,
नौकरी के बारे में भूल जाएं कि वहां पर कोई संभावना है या नहीं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है? इसके आम रूटीन को भूल जाएं। इस बात पर ध्यान कंसंट्रेट करें कि आप क्या दे सकते हैं। छठा, एक बार आप अपने दिमाग में योजना बना लें तो किसी अनुभवी लेखक से कागज पर साफ तरीके से और पूरे डिटेल में लिखवा दें। सातवां, इसे सही पद पर बैठे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें और बाकी का काम वो कर देगा। हर कंपनी ऐसे लोगों की तलाश में है जो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर सके, चाहे वो काम विचारों के संबंध में हो या फिर सेवाओं या कनेक्शन के संबंध में हो। हर कंपनी में ऐसे आदमी के लिए हमेशा जगह होती है जिसके पास एक निश्चित वर्क प्लान हो जिससे उस कंपनी को लाभ पहुंच सके। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ दिन या कुछ सप्ताह का अतिरिक्त समय लग जाए, परंतु इसकी वजह से आपकी आमदनी, तरक्की और रेप्यूटेशन में जो अंतर होगा वो कम तनख्वाह पर कड़ी मेहनत के आपके कई साल बचा देगा। इसके कई लाभ हैं, जिनमें सबसे प्रमुख ये है कि इससे अक्सर आपके चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में आपका 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय बच जाता है। जो व्यक्ति प्रगति की सीढ़ी पर आधी ऊंचाई से शुरुआत करता है वो सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाओं के द्वारा ऐसा करता है। सेवाओं की मार्केटिंग का नया तरीका। जो लोग भविष्य में अपनी सेवाओं की मार्केटिंग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि एम्प्लॉयर और कर्मचारी के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे बल्कि बदल चुके हैं। नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच भावी संबंध एक पार्टनरशिप के रूप में होंगे। पहला नियोक्ता, दूसरा कर्मचारी, तीसरा जनता जिसकी वो सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के नए तरीके को कई कारणों से नया कहा जाता है। पहला कारण यह कि भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही को-वर्कर समझे जाएंगे जिनका बिजनेस है जनता की बेहतर सेवा करना। पुराने जमाने में नियोक्ता और कर्मचारी आपस में ही सौदेबाजी कर लिया करते थे ताकि उन्हें एक दूसरे से ज्यादा लाभ हो सके, और वो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि अंतिम विश्लेषण में वो दरअसल ऐसा तीसरी पार्टी की कीमत पर कर रहे थे, यानी कि जनता जिसकी वो सेवा कर रहे थे। एटिकेट और सेवा आज व्यापार के लोकप्रिय शब्द हैं और वो उस आदमी पर अधिक लागू होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर रहा है, बजाय उस नियोक्ता के जिसकी वो सेवा कर रहा है। इसका कारण ये है कि लास्ट एनालिसिस में नियोक्ता और उसका कर्मचारी दोनों ही जनता द्वारा नियुक्त हैं जिसकी वो सेवा कर रहे हैं। अगर वो अच्छी तरह से सेवा करने में सफल नहीं होते तो उन्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपकी QQS रेटिंग क्या है? सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग में सफलता के कारण स्पष्ट रूप से और विस्तार से बता दिए गए हैं। जब तक इन कारणों पर स्टडी तथा एनालिसिस नहीं किया जाता और जब तक उन्हें समझा नहीं जाता तब तक कोई भी आदमी अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से बेच नहीं सकता। हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का सेल्समैन होना चाहिए। सर्विस की गुणवत्ता, मात्रा और भावना काफी हद तक तनख्वाह और रोजगार की अवधि को तय करती है। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए, जिसका अर्थ है स्थायी मार्केट, संतोषजनक मूल्य, सुखद स्थिति, आपको QQS फॉर्मूला अपनाना चाहिए और उसको याद रखना चाहिए, जिसका अर्थ है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस सहयोग की भावना इज इक्वल टू सेवा की आदर्श सेल्समैनशिप। QQS फॉर्मूले को याद रखें या इससे भी अधिक करें, इसकी आदत डाल लें। आइए अब हम इस फॉर्मूले का एनालिसिस करें ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि हम इसका अर्थ ठीक ठीक समझ गए हैं। पहला, क्वालिटी। सेवा की क्वालिटी का अर्थ है पद संबंधी हर डिटेल में सबसे ज्यादा प्रभावी और एफिशिएंट तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक एफिशिएंसी का लक्ष्य। दूसरा, क्वांटिटी।
सेवा की क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। आपका लक्ष्य होना चाहिए सेवा की मात्रा को बढ़ाना। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा आप अपनी क्षमता और कुशलता को विकसित कर सकते हैं। एक बार फिर आदत शब्द पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा, स्पिरिट। सेवा की स्पिरिट या सेवा की भावना का अर्थ है खुशनुमा, तालमेल का व्यवहार जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। आपकी सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपकी सर्विस के लिए स्थायी बाजार बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सेवा किस भावना से करते हैं या सेवा करते समय आपका व्यवहार कैसा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इससे न सिर्फ सेवा के बदले में मिलने वाला भुगतान प्रभावित होता है, बल्कि रोजगार की अवधि भी प्रभावित होती है। एंड्रू कार्नेगी ने इस पॉइंट पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सफलता की तरफ ले जाने वाले तत्वों में बाकी तत्वों की तुलना में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने तालमेल के व्यवहार की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया। उन्होंने इस फैक्ट पर जोर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी आदमी को कभी नौकरी पर नहीं रखा जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम न कर सकता हो, चाहे उसके काम की क्वालिटी कितनी ही प्रभावी हो और चाहे उसके काम की क्वांटिटी कितनी ही अधिक क्यों न हो। कार्नेगी ने लोगों के खुशनुमा होने पर जोर दिया। ये गुण कितना महत्वपूर्ण है ये साबित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे लोगों की जो उनके नॉर्म्स पर खरे उतरते थे बहुत अमीर बनने में मदद की। जो लोग खरे नहीं उतर पाए उन्हें अपनी जगह दूसरों के लिए खाली करनी पड़ी। सुखद व्यक्तित्व के महत्व को इसीलिए अंडरलाइन किया गया है क्योंकि इसी तत्व के कारण आप सही भावना से सेवा कर पाते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो सुखद है और सेवा को सद्भाव की भावना से देता है, तो इस गुण के कारण सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी की अक्सर भरपाई हो जाती है। कोई भी चीज सुखद व्यवहार का स्थान नहीं ले सकती।